Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone of the class 12 present on that side. I welcome each and everyone on the same platform of the Live Physics VK channel. Students, as you are doing very well till now, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, आप लोग सारे lectures को look out कर रहे हैं, your responses are, I'm getting your responses, so I'm very pleased that in that pandemic situation आपके स्कूल ओपन नहीं है, फिर भी आप लोग अपनी लॉयल्टी के साथ वर्क कर रहे हैं. Most of you are doing that very well. So now as you all know that we have started our AC chapter और AC chapter में जो सबसे important point है that point is phasor diagram. हम लोग उस चीज को start कर चुके हैं and we have completed the individual devices connection across the AC source. हमने रजिस्टर भी कनेक्ट कर लिया, हमने इंडक्टर भी कनेक्ट कर लिया और हम लोगों ने कैपेसिटर भी कनेक्ट कर लिया. Today, now that it has been the turn of the combinations. तो आज टर्न है कॉम्बिनेशंस की. ओके, आज हम लोग टू डिवाइसेस को कनेक्ट करना सीखेंगे. तो पहले इंडिविजुअल पे गेम खेला, आज टू वाले कॉम्बिनेशंस को करेंगे. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द कॉम्बिनेशन, चलो एक बार इंडिविजुअल का रिवीजन कर लेते हैं कि इंडिविजुअल में हमें क्या क्या चीज मिला था. सो द फर्स्ट थिंग दैट व्हेन वी सप्लाई E is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी. दिस इज योर EMF जो आप लोग सप्लाई कर रहे हो किसी भी डिवाइस को थ्रू द AC सोर्स. सो केस वन ओनली R. सो रजिस्टर ने क्या कहा? रजिस्टर विल से nobody will lead and nobody will lag. It means EMF and current are in what? Same phase. तो रजिस्टर सेज कि अगर मुझे कनेक्ट करते हो तो मैं वोल्टेज को और करंट को दोनों को एक ही फेज में रखूंगा, एक ही एंगल में रखूंगा. तो जिस फेज में वोल्टेज होगी उसी फेज में मैं करंट को रखूंगा. ये रजिस्टर का स्टेटमेंट है. देन इंडक्टर कम कि अगर मुझे लगाते हो तो इंडक्टर सेज कि आई विल क्रिएट अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2. तो इंडक्टर कितना फेज डिफरेंस बनाता है? पाई बाय 2 फेज डिफरेंस बनाएगा और ही विल से द EMF विल लीड करंट. वो कहेगा EMF करंट को लीड करेगा, आगे चलेगा. कितने एंगल से आगे चलेगा? पाई बाय 2 एंगल से आगे चलेगा. यानी आप बोल सकते हो करंट लैग करेगा. ओके, और इंडक्टर अपनी एक अपोजिशन लगाएगा जिसे हम लोग XC बुलाएंगे. This is the opposition offered by the inductor, inductive reactance. Similarly, last the only single device जो आखिरी में हम लोग कनेक्ट करेंगे, that device is capacitor. और जब हम एक कैपेसिटर को AC सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, he will say I will create the again phase difference pi by 2. कि मैं भी pi by 2 का phase difference बनाऊंगा, but I will allow the current to lead. So current will lead the EMF. यहां पे करंट EMF को लीड करेगा और कैपेसिटर की अपोजिशन XC which is numerical equal to 1 by omega c. So ये हमारे कंक्लूजन्स थे अब तक के कि किस डिवाइस को लगाने से क्या होने वाला है. डन है? So let's start today with the combination के साथ स्टार्ट करते हैं. And our first combination that we are going to start is inductor and resistor in series. यानी इसे RL कॉम्बिनेशन बुलाएंगे. तो चलिए पहला एलिमेंट RL कॉम्बिनेशन पढ़ना शुरू करते हैं. RL रजिस्टर और इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं. ओके, यहां पे सब सीरीज कनेक्शन चलेंगे भाई. सो रजिस्टर, दिस इज माय रजिस्टर and this is the inductor. Both are connected across what? An AC source. E is equal to E naught sine omega t. Am I clear to that? So resistor with the resistance R and inductor with self inductance L. I am again revising and I am again calling this inductor L. ये जो L है वो इंडक्टर का अपोजिशन नहीं है. इंडक्टर की अपोजिशन क्या है? X है. ये तो उसका सेल्फ इंडक्शन का प्रॉपर्टी है. क्लियर? तो ये तो हमारा सर्किट डायग्राम है. तो assumption या फिर क्या क्या कंसीडर किया? Let us consider
Let us consider a resistor and inductor. A resistor R and inductor of self-inductance, inductor of self-inductance capital L. Okay, so resistor R और inductor with self-inductance capital L आप लोगों ने ले लिया across an AC source. What? AC source के across ले लिया आप लोगों ने, है ना? चलिए अब इसमें पैरामीटर में देखते हैं कि यहां पे जो नेट करंट होगा वो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, कौन सा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या सेम रहता है? करंट। तो यहां पे तरीका थोड़ा सा अलग होगा। ओनली आर, ओनली एल और ओनली सी को पढ़ने का जो तरीका था वो डिफरेंट था, और कॉम्बिनेशन चाहे वो आर एल हो, चाहे आगे जाके आर सी हो, चाहे आगे जाके तीनों आ जाए, ये जो कॉम्बिनेशंस को जब हम डील करेंगे तो इनके लिए मेथड अलग है। तो प्लीज इस मेथड को ध्यान से देखना और समझना। सो लेट I नॉट इज द करंट थ्रू द सर्किट। मान लेते हैं I नॉट हमारा मैक्सिमम करंट होगा सर्किट से। अभी के लिए मुझे ये नहीं मालूम, टिल नाउ आई एम नॉट अवेयर कि करंट थ्रू द सर्किट जो होगा वो लीड करेगा, क्योंकि अभी हम देख चुके हैं कि कई बार करंट सेम फेज में रहता है, कई बार करंट लैग करता है, कई बार करंट लीड करता है। तो अभी तक हमें ये नहीं मालूम कि कौन लीड करेगा, कौन लैग करेगा, कितना लीड करेगा या कितना लैग करेगा। वी डू नॉट हैव एनी आइडिया। तो चलिए बहुत सारी चीजें पता लगाते हैं, और जब दोनों सर्किट में आएंगे, आर आएगा, एल आएगा, तो आपकी नेट अपोजिशन क्या होगी? क्योंकि आर की अपोजिशन, रजिस्टर की अपोजिशन आर है, इंडक्टर की अपोजिशन एक्सएल है, कैपेसिटर होता तो उसकी अपोजिशन एक्स है। ठीक है, तो इस पैरामीटर को बढ़ाते हैं। तो मान लेते हैं सर्किट में से करंट कितना है? आई नॉट। तो आर से भी करंट कितना जाएगा? आई नॉट। एल से भी करंट कितना जाएगा? आई नॉट। तो आई नॉट मीन्स द करंट, मैंने मैक्सिमम करंट ले लिया है। तो ये जो मैक्सिमम करंट है, यही एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। तो मैंने करंट की डायरेक्शन अभी के लिए वहां ले ली है, फॉर अ मोमेंट ले लिया मैंने, ठीक है, पर मुझे एक्चुअल में नहीं मालूम उसका फेज एंगल क्या है। बट अब ध्यान देते हैं, आर और एल सीरीज कनेक्शन में है, तो सीरीज में करंट सेम रहेगा। तो क्या चीज डिफरेंट रहती है सीरीज में? वोल्टेज। तो रजिस्टर की वोल्टेज ले लेते हैं ई नॉट आर। तो रजिस्टर की वोल्टेज क्या हो गई? पीक, ई नॉट आर। और इंडक्टर की वोल्टेज को ले लेते हैं ई नॉट एल, क्योंकि मैंने पीक करंट लिया तो वोल्टेज भी पीक ही रखता हूं। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, रजिस्टर क्या बोलता है कि मेरे पास जो करंट होगा और मेरे पास जो वोल्टेज होगी वो दोनों के दोनों सेम फेज में होंगे। तो रजिस्टर का करंट कितना है बेटा? आई नॉट। आई नॉट इज द करंट थ्रू द रजिस्टर, और रजिस्टर के पास वोल्टेज कितनी है? ई नॉट आर। तो रजिस्टर कहेगा मेरा करंट और मेरी वोल्टेज दोनों एक ही फेज में जाएंगे, दोनों एक ही तरफ जाएंगे। हो गया। इंडक्टर क्या बोलता है? इंडक्टर बोलता है कि मेरे पास जो भी करंट है और जो भी वोल्टेज है, तो मेरे वाले केस में वोल्टेज करंट को लीड करेगी, और वो भी कितने एंगल से? पाई बाय 2। तो इंडक्टर कहता है कि मेरी वोल्टेज लीड करनी चाहिए ई नॉट एल, और वो भी कितने एंगल से? पाई बाय 2 एंगल से लीड कर रही है। तो यहां पे मैंने दिखा दिया, क्योंकि ये कहता है कि मेरी वोल्टेज लीड करेगी करंट को, ये कहता है मेरी वोल्टेज तो सेम फेज में रहेगी। हाँ, दोनों के पास वोल्टेज अलग अलग होगा। व्हाई? बिकॉज दे आर इन सीरीज कनेक्शन। बट दोनों के पास करंट सेम रहेगा। तो देखो दोनों के करंट की डायरेक्शन सेम है। तो इसने कहा मेरी वोल्टेज वहीं लगेगी जहां पे मेरा करंट है, इसने कहा मेरी वोल्टेज वहां लगेगी, मतलब उससे पाई बाय 2 एंगल लीड, क्योंकि इंडक्टर बोलता है ईएमएफ लीड करना चाहिए, है ना? तो एम आई क्लियर विद द सर्किट डायग्राम? क्या मैं सर्किट डायग्राम में क्लियर हूं सबको? सर्किट डायग्राम प्लीज, आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। बिल्कुल डन। नाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच डायरेक्टली ऑन द फेजर डायग्राम। अब हम लोग डायरेक्टली फेजर डायग्राम के साथ डील करेंगे भाई, डायरेक्टली। अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं आया, यही नहीं मालूम कौन लीड करेगा ओवरऑल में, बट इस बार फेजर डायग्राम आपको हेल्प करेगा। इस बार कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो चलिए फेजर डायग्राम को स्टार्ट करते हैं, एंड आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन
प्लीज प्रोसीजर को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि यही प्रोसीजर आपको आगे के डेरिवेशन में हेल्प करेगा। तो पॉइंट, तरीका क्या है, हम लोगों ने करंट को वो फैक्टर माना है जो दोनों में सेम है क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। तो लेट हम लोगों ने किसी भी डायरेक्शन में करंट ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया? आई नॉट। बट इस करंट का रेफरेंस लाइन से फेज एंगल कितना है ये मुझे नहीं मालूम, यही तो हमें पता लगाना होता है। हम लोग यहाँ पे यही तो करते थे, हमें वोल्टेज का फेज एंगल मालूम होता है ओमेगा टी, करंट का तो हम लोग कैलकुलेट करते थे। कभी करंट ओनली रजिस्टर में ओमेगा टी ही आया, ओनली इंडक्टर में करंट का फेज एंगल ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आया, कैपेसिटर में वो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आया, यही आया। बट यहाँ पे नहीं मालूम क्या होने वाला है, बट इसलिए मैं यहाँ पे अभी कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने रैंडम डायरेक्शन में करंट ले ली, तरीके को ध्यान से रखना स्टेप बाय स्टेप। So we will take the direction of current as a randomly। तो ये करंट की डायरेक्शन है, टोटल करंट यही है बेटा, टोटल करंट। जो टोटल करंट है वही रजिस्टर का करंट होगा क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, और रजिस्टर का करंट जिस डायरेक्शन में है तो रजिस्टर की वोल्टेज भी उसी डायरेक्शन में होगी। तो हमारी E नॉट R इसी डायरेक्शन में होने वाली। क्लियर हुआ? डन है? ओके। यही करंट जो टोटल था वही रजिस्टर के पास था और यही इंडक्टर के पास होगा। तो इंडक्टर के पास भी करंट यही है और यही टोटल करंट है, यही रजिस्टर का करंट है और यही इंडक्टर का, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। बट इंडक्टर की जो वोल्टेज है वो करंट को क्या करेगी? लीड करेगी। और यही करंट आपके किसके पास है? यही करंट आपके इंडक्टर के पास है। तो इसकी जो वोल्टेज है E नॉट L, ये आपको क्या करने वाली है? लीड करेगी, वो भी पाई बाई 2। किसको लीड कर रही है? आई नॉट को। बट जिस डायरेक्शन में आई नॉट है उसी डायरेक्शन में रजिस्टर की वोल्टेज है। जिस डायरेक्शन में आई नॉट है इंडक्टर की वोल्टेज उससे पाई बाई 2 है। नाउ आई विल आस्क यू, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, आप अपना आंसर खुद ही देंगे प्लीज, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज ऑफ रजिस्टर एंड वोल्टेज ऑफ इंडक्टर? रजिस्टर की वोल्टेज और इंडक्टर की वोल्टेज में एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। क्यों बन गया? क्योंकि रजिस्टर की वोल्टेज वही थी जहां करंट था और इंडक्टर की वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे चल रही है, तो दोनों में ऑटोमेटिकली 90 डिग्री। तो इसका मतलब अब आपके पास यहां पे दो वेक्टर हो गए। क्या हो गए? दो वेक्टर। कौन सा? E नॉट R और E नॉट L। यानी ये एक ऐसा पॉइंट आ गया बेटा जहां पे वोल्टेज को हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली वोल्टेज इस डायरेक्शन में लग रही है और ये वाली वोल्टेज एक डायरेक्शन में लग रही है, तो दोनों का नेट तो वेक्टर एडिशन लॉ लगाएंगे। तो बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो आप जानते ही हो। डन। एंड दिस वुड बी योर नेट वोल्टेज। ये हमारी नेट वोल्टेज होगी अलोंग दी डायगोनल। नेट वोल्टेज अलोंग दी डायगोनल, और ये नेट वोल्टेज कितनी होने वाली है? E नॉट। नेट वोल्टेज कितना होगा? E नॉट। यानी इंडक्टर की वोल्टेज और रजिस्टर की वोल्टेज दोनों मिलके ही तो E नॉट बनाएंगी, तो इन दोनों ने मिलके ये E नॉट बना दिया। डन। ये एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होने वाला है। तो ये हमारी टोटल वोल्टेज है और टोटल वोल्टेज का फेज एंगल कितना है? ओमेगा टी। तो डेफिनेटली ये हमारा ओमेगा टी हुआ। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब तक हम लोग फेजर डायग्राम में क्या करते थे? पहले वोल्टेज बना देते थे और वोल्टेज का फेज एंगल ओमेगा टी, फिर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट को देखते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन पहले आ चुका होता था। बट इस बार ऐसा नहीं है, हमें नहीं मालूम कि नेट करंट का फेज एंगल क्या होगा। बात को, प्रॉब्लम को समझना है, तो इसलिए हम लोगों ने तरीका थोड़ा सा अलग लिया। हमने करंट की डायरेक्शन कहीं पर भी ले ली रैंडमली, उसका एंगल क्या है मुझे अभी तक नहीं मालूम, बट यही हमारा टोटल करंट है। तो जो टोटल करंट है वही आपकी रजिस्टर का करंट है, तो रजिस्टर की वोल्टेज उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में करंट था। इंडक्टर की वोल्टेज इसे पाई बाई 2 लीड करेगा, क्योंकि आपको ये रिजल्ट भी देखना है। और दोनों का जब नेट निकालेंगे बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आपकी नेट वोल्टेज यही जाएगी। और हमारी नेट कितनी थी? E नॉट।
और इस ई नॉट का फेज एंगल हमें मालूम है, वी नो द फेज एंगल ऑफ ई नॉट विच इज ओमेगा टी, तो रेफरेंस लाइन से ओमेगा टी आ गया। ओके, ये क्या है, व्हाट इज दैट, ई नॉट। ई नॉट क्या है, टोटल वोल्टेज, पीक वोल्टेज टोटल। ये क्या है, आई नॉट, एंड व्हाट इज आई नॉट, आई नॉट इज योर टोटल करंट। तो टोटल वोल्टेज और टोटल करंट, इन्हीं के बीच के एंगल को ही तो फेज डिफरेंस बुलाते हैं। फाई क्या था, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। तो टोटल वोल्टेज ये है, टोटल करंट ये है, तो दोनों के बीच का एंगल फाई। और अगर आप अपने फेजर डायग्राम को देखो तो बताइए एंगल वाइज वोल्टेज या करंट कौन आगे चल रहा है, वोल्टेज आगे चल रहा है, दिख रहा है ना, वोल्टेज आगे, और वो भी कितने एंगल से, फाई एंगल से। तो इसका मतलब करंट पीछे चल रहा है, कितने एंगल से, फाई। इसका मतलब करंट का फेज एंगल कितना होगा, ओमेगा टी माइनस फाई। फिर से बता देता हूं, हमने यहां पे सब्ट्रैक्शन नहीं किया, बस केवल ये आइडिया लगाया, वोल्टेज का फेज एंगल ओमेगा टी है, करंट वोल्टेज से फाई एंगल पीछे चल रहा है, तो करंट का फेज एंगल क्या होगा, ओमेगा टी माइनस फाई। क्लियर है। तो हमारे पास करंट का इक्वेशन क्या बन गया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेशन। कोई कैलकुलेशन नहीं की, कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जैसे यहां पे करते थे, हमने फाइनल यानी टोटल करंट का क्या बना लिया, एक रिलेशन बना लिया। क्या होगा, करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, जहां पे E इज इक्वल टू क्या था, E नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब कौन लीड कर रहा है, ओमेगा टी, और दिस इज ओमेगा टी माइनस फाइव। सो हु इज लीडिंग, वोल्टेज इज लीडिंग। कितने एंगल से लीड कर रहा है, फाई एंगल से। इसी फाई एंगल को ही तो हम लोग क्या बुलाते हैं, फेज डिफरेंस। हमें इस फेज डिफरेंस की वैल्यू और निकालनी है कि भाई कितना लीड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये 90 तो नहीं है, यहाँ पे तो डेरिवेशन से साफ साफ पता चल गया, यहाँ पे 90 से करंट वोल्टेज लीड कर रही थी, यहाँ पे 90 से करंट लीड कर रहा है, बट यहाँ पे नहीं मालूम ये कितना है, और यही हमें अब कैलकुलेट करना है। ओके, सो एम आई क्लियर विद द सर्किट डायग्राम एंड फेजर डायग्राम। इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इफ समवन आउट देयर, इफ ही और शी इज गेटिंग अ प्रॉब्लम हियर, वो अगर फेजर डायग्राम या कॉन्सेप्ट को अभी तक नहीं समझ पाया है, प्लीज वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए, पॉज द वीडियो हियर इटसेल्फ, गो बैक देयर, एक बार वापस से देखिए कि मैंने सर्किट डायग्राम कैसे बनाया, फेजर डायग्राम कैसे बनाया। इसे रिपीटेशन मोड में जाइए जब तक आपको नहीं समझ में आता, क्योंकि वंस यू अंडरस्टैंड बोथ द डायग्राम, जैसे ही आपने दोनों डायग्राम को समझ लिया, नीचे का मैथमेटिकल पोर्शन ओके है आपके लिए, बिल्कुल ओके है, डन है। सो अब मैं स्टार्ट करता हूं। आई होप जब मैं मैथमेटिकल स्टार्ट कर रहा हूं तो आपके दिमाग में ये सब क्लियर है। तो चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स के नाम दे देते हैं, पॉइंट O, पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। ओके, 3 पॉइंट दे दिया, तो ध्यान देंगे सब। इन ट्रायंगल OAB, OAB पे ध्यान देते हैं, अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, OAB पाइथागोरस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, OB square is equal to OA square plus AB square. So OB square is equal to OA square plus BA square. What is OB? O से लेके B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, E नॉट। और जिस दिन मैंने आपको फेजर डायग्राम समझाया था, द थर्ड लेक्चर ऑफ AC बताया था, द लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट्स द पीक वैल्यू। तो ये जो लेंथ है वो पीक वैल्यू दिखाता है, तो ये क्या हो गया, E नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू OA, OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, E नॉट R, इट इज इक्वल टू E नॉट R का स्क्वायर प्लस AB। सिंस यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया है, तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल और इक्वल। तो इसका मतलब AB इतना ही होगा जितना ये वाला साइड है, और इस वाले साइड की लेंथ क्या है, E नॉट L, तो AB भी कितना होगा, E नॉट L। तो आपके पास टोटल वोल्टेज कितनी आ गई, रूट ओवर E नॉट R का स्क्वायर प्लस E नॉट L का स्क्वायर। This is the thing which makes AC as a little bit complicated. देखो जब हमने DC में पढ़ा था तो हम कहते थे भाई फर्स्ट के पास वोल्टेज V1, सेकंड के पास वोल्टेज V2, तो टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2। क्यों, क्योंकि हमें वहां पे पढ़ाया गया कि वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल सही था,
ओके था। बट अब यहाँ पे वोल्टेज स्केलर की तरह नहीं रहा, क्योंकि वोल्टेज के अलग अलग डायरेक्शन है। एक वोल्टेज यहां लग रही है, एक वोल्टेज यहां लग रही है, यानी एक वोल्टेज करंट के अराउंड रजिस्टर वाली और इंडक्टर वाली करंट को लीड कर रही है, क्योंकि इंडक्टर बोलता है मेरी वोल्टेज तो भाई लीड करेगी। तो अब दोनों की जो नेट वोल्टेज है जो कि ई नॉट दी थी वो दोनों के अराउंड दी डायगोनल हुई। तो इसका मतलब यहां पे आपकी जो वोल्टेज है वो वेक्टर की तरह काम करेगी। तो आप चाहें तो इसे हम लोगों ने यहां से इसे डिराइव किया बाय यूजिंग द पाइथागोरस, नहीं तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, नेट इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बस याद करने का एक अल्टरनेट तरीका बता रहा हूं प्लीज सबको। ए मतलब पहली वोल्टेज ई नॉट आर, बी मतलब सेकंड वोल्टेज ई नॉट एल, 2ab cos थीटा। यहां पे थीटा का मतलब क्या होता था, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ई नॉट आर और ई नॉट एल के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। cos 90 0, ये हट जाएगा, फिर से ये बच जाएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ओके, समय क्लियर, नेट वोल्टेज कितना है। चलिए इस पे और काम करते हैं। सिंस हमारा ब्रह्मास्त्र था यहाँ पे यार, क्या था, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन अपोजिशन, है हमारा ब्रह्मास्त्र ये है यार। तो यहां से वोल्टेज क्या आएगा बेटा, द वोल्टेज वुड बी करंट इनटू अपोजिशन। डन है। ओके, तो चलिए आ जाते हैं ई नॉट आर पे काम करते हैं। ई नॉट आर क्या है, वोल्टेज किसकी, रजिस्टर की। तो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू अपोजिशन। तो चलो रजिस्टर पे आ जाओ। रजिस्टर का वोल्टेज कितना है, ई नॉट आर। रजिस्टर का करंट कितना है, आई नॉट, इनटू रजिस्टर की अपोजिशन कितनी है, आर। रजिस्टर की अपोजिशन को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हमारे पास यहां से ई नॉट आर का फॉर्मूला मिल गया, ई नॉट आर वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू अपोजिशन। इसीलिए मैं इसे ब्रह्मास्त्र बोल रहा हूं, एक ऐसा अस्त्र जो आपको हर जगह यूज होने वाला है, जो आपके बिल्कुल काम आएगा ही आएगा। सिमिलरली कैन यू हेल्प मी फॉर ई नॉट एल, क्या आप ई नॉट एल के लिए मुझे हेल्प कर सकते हैं। तो करंट वोल्टेज इज इक्वल टू, इंडक्टर के पास करंट कितना है, आई नॉट, और इंडक्टर की अपोजिशन को क्या बुलाते हो भाई, एक्सएल, इसकी अपोजिशन एक्सएल, तो आई नॉट इनटू एक्सएल। सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ ई नॉट आर और ई नॉट एल मिल गई। चलिए दोनों की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन 1। सो इन इक्वेशन 1 ई नॉट टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू रूट ओवर आई नॉट आर स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्स एल स्क्वायर। क्लियर, ई नॉट आर स्क्वायर प्लस ई नॉट एल स्क्वायर। व्हाट इज द कॉमन पार्ट, क्या चीज कॉमन आ रहा है, आई नॉट इज कॉमन, जो कि स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आई नॉट ही बचेगा, यहां से आई नॉट स्क्वायर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक बार इस फाइनल फॉर्मूले पे ध्यान देंगे एवरीवन। व्हाट इज आई नॉट, आई नॉट इज द टोटल करंट थ्रू द सर्किट, ये टोटल पीक करंट है, इज इक्वल टू व्हाट इज ई नॉट, टोटल पीक वोल्टेज। तो यानी करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय अपोजिशन। जैसे मैंने आपको सिखाया, जैसा करंट वैसा वोल्टेज, और जिसको पढ़ रहे हो उसकी अपोजिशन। तो देखो ये करंट किसका है, टोटल करंट है। ओके, वही इंडक्टर का था, वही कैपेसिटर, वही रजिस्टर का था, बट टोटल भी इतना ही है। तो टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय, कोई बता सकता है वर्ड में अपनी तरफ से बोलना प्लीज यार। ओके, तो ये चीज क्या होनी चाहिए, टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल अपोजिशन। ये हमारी टोटल अपोजिशन होनी चाहिए। टोटल मतलब जब रजिस्टर और इंडक्टर दोनों मिलके काम कर रहे हैं, और इस अपोजिशन को हम बुलाते हैं इंपीडेंस। क्या बुलाएंगे इसे, इंपीडेंस। रजिस्टर की अपोजिशन रेजिस्टेंस, इंडक्टर की अपोजिशन इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर की अपोजिशन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बट अगर एक से ज्यादा डिवाइस आ जाए, ऑब्वियस ही बात है, तो रजिस्टर है वो भी अपोजिशन लगाएगा, इंडक्टर है वो भी अपोजिशन लगाएगा, बट इन दोनों की कंबाइंड अपोजिशन को क्या बुलाएंगे, इंपीडेंस। और इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या मिला, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर।
यहां पे अपोजिशन भी सीधी नहीं होती कि भाई पहला वाला डिवाइस आर अपोजिशन लगा रहा है, दूसरा वाला डिवाइस एक्सएल लगा रहा है, तो टोटल अपोजिशन आर प्लस एक्सएल। एसी में ये भी ऐसा नहीं होता है। जैसे टोटल वोल्टेज डायरेक्ट नहीं होती है, ऐसे टोटल अपोजिशन भी नहीं होगा। तो टोटल अपोजिशन का फॉर्मूला इट इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, मींस रूट ओवर रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस का स्क्वायर। एम आई क्लियर टू दैट? अगर आपने सर्किट डायग्राम ध्यान से समझा है, आपके पुराने लॉजिक्स क्लियर हैं, आपने फेजर डायग्राम को समझ लिया है, तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। क्लियर है? तो यहां से हमने नेट वोल्टेज का फॉर्मूला निकाल लिया, रूट ओवर ई नॉट आर स्क्वायर प्लस ई नॉट एल का स्क्वायर। यहां पे नेट अपोजिशन का फॉर्मूला निकाल लिया। एक छोटा सा चीज रह गया जिसके बारे में मैं यहीं पे बात करना चाहूंगा विदाउट रबिंग, एंड दैट पॉइंट इज फेज डिफरेंस। इस फाई का फॉर्मूला निकालते हैं। किसका? फाई का। तो सेम इन ट्रायंगल ओ ए बी, उसी ट्रायंगल में बेटा वापस जाइए, ओ ए बी गए, इसी ट्रायंगल में यहां से मुझे 10 फाई बनाने में हेल्प कीजिए। 10 फाई, 10, तो 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी डिवाइडेड बाय बेस क्या है? ओ ए। ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ई नॉट एल को। ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ई नॉट आर को। क्लियर है? और व्हाट इज ई नॉट एल? आई नॉट एक्सएल। So 10 phi is equal to I naught XL divided by I naught X, I naught R. I naught cancel with the I naught, तो आपके लिए 10 phi का फॉर्मूला क्या बन गया? XL by R। और फेज डिफरेंस किसे बुलाते हैं? फेज डिफरेंस phi को। तो phi का फॉर्मूला क्या बनेगा? 10 इनवर्स XL divided by R। दिस इज द फेज डिफरेंस। तो फेज का डिफरेंस कितना है? 10 इनवर्स एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। ओके, ये फेज डिफरेंस होगा और ये फेज डिफरेंस इतना होगा। और हमें इक्वेशन से पता ही चल गया है कि कौन लीड करने वाला है, कौन लैग। सो दिस इज योर आर एल कॉम्बिनेशन। ये आपका आर एल कॉम्बिनेशन है जिसमें हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पुरानी भी करनी है और नई भी पता चलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट योर सर्किट डायग्राम एंड योर फेजर डायग्राम। एम आई क्लियर टू ईच एंड एवरीवन आउट देयर? डन है? एक बार आप फेजर डायग्राम को समझ गए, आप कंक्लूजन समझ गए कि मेरी नेट वोल्टेज कहां गई और मेरा नेट करंट वहीं पे है, तो इसका मतलब मेरी नेट वोल्टेज आगे चल रही है। और नेट वोल्टेज और नेट करंट के बीच के ही एंगल को फेज डिफरेंस बुलाते हैं। तो इसका मतलब करंट पीछे चल रहा है, तो हमारा इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 बन गया। डन है? तो अब हमें इसकी नेट वोल्टेज पता लगानी थी, भाई कितना होगा, नेट अपोजिशन भी पता लगाना है और हमें फेज डिफरेंस भी। एवरीथिंग जो आपको मालूम होना चाहिए और जो आपको इंक्लूड होना चाहिए, एवरीथिंग इज बीन डन। क्लियर विद द आरएल कॉम्बिनेशन? डन है? तो प्लीज अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बार आरएल कॉम्बिनेशन को फिर से पॉज करके देखिए। वीडियो में बेटा टाइम लगेगा और आपको ये टाइम देना पड़ेगा, बट प्रॉपरली टाइम दीजिए, बिकॉज इफ द फेजर डायग्राम एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, अगर ये यहां पे क्लियर नहीं हुआ, आई एम सॉरी टू से होल ईयर आप लोग इसमें कंफ्यूजन वाले डाउट में सेक्शन में रहेंगे। ओके, ये होना चाहिए कि वो होना चाहिए। सो विद दैट नोट एंड विद दिस पॉइंट, प्लीज द कॉम्बिनेशन ऑफ आरएल। डन है? चलिए, अब आरएल अगर आपको समझ में आया है तो आरसी वुड बी वेरी मच इजी। आरसी बहुत ज्यादा इजी लगेगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए फेजर डायग्राम रब कर रहा हूं मैं आपका। ओके, और कैलकुलेशन पार्ट सब कुछ रब करते हैं, एक बार दोबारा से बनाएंगे सब कुछ। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। एंड दिस टाइम वी हैव विच सर्किट? आरसी सर्किट। तो इस बार मेरे पास आरसी यानी नॉट द इंडक्टर, दिस टाइम वी आर गोइंग टू हैव कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। ओके, आरसी सर्किट। ओके, चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में हमारे पास क्या है? दिस टाइम वी हैव रेजिस्टर along with we have capacitor, both are connected across an AC source. An AC source E is equal to E naught sin omega t. This was the AC source जो हमने प्रोवाइड करवाया। डन? तो अब आ जाते हैं RC। तो कहानी को वैसे ही स्टार्ट करते हैं।
तो मान लेते हैं सर्किट का नेट करंट, द नेट करंट थ्रू द सर्किट इज आई नॉट, लेट्स सपोज। तो रजिस्टर की वोल्टेज कितनी मान लें, ई नॉट आर। तो द वोल्टेज ऑफ रजिस्टर इज ई नॉट आर एंड द वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर कितना ले लें, ई नॉट सी। ओके, तो रजिस्टर के पास करंट आई नॉट, कैपेसिटर के पास भी करंट आई नॉट ही रहेगा, क्योंकि बोथ आर इन अ सीरीज ना। और अब मैं थोड़ा सा क्विक हो जाऊंगा। तो सिंस दोनों सीरीज में है तो दोनों में करंट सेम है। तो अब बताइए रजिस्टर क्या बोलता है कि मेरा वोल्टेज और मेरा करंट सेम फेज में रहेगा। तो रजिस्टर फिर से कहेगा मेरा जो ई नॉट आर है वो उसी डायरेक्शन में रहेगा जहां पे आई नॉट है। बट इस बार कैपेसिटर क्या बोलता है, कैपेसिटर विल से करंट विल लीड, करंट लीड करेगा ईएमएफ को, वो भी पाई बाय 2 से। इसका मतलब ईएमएफ लैग करेगा। तो इसका मतलब कैपेसिटर ये बोलेगा कि ईएमएफ लैग करना चाहिए। इंडक्टर में जहां लीड कर रहा था कैपेसिटर में वो लैग करेगा। एम आई क्लियर विद द सर्किट डायग्राम? डन है, सिंपल है। चलिए अब फेजर डायग्राम पे आ जाते हैं। सो नाउ वी आर वर्किंग ऑन दी फेजर डायग्राम। चलिए इस पे काम करना शुरू करते हैं। सो तरीका क्या था फिर से रिमाइंड करा रहा हूं। सबसे पहले क्या लेंगे, करंट की डायरेक्शन लेंगे। तो सबसे पहले मैंने ले ली यहां पे करंट की डायरेक्शन आई नॉट। मुझे नहीं मालूम करंट रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बना रहा है। अब शुरुआत करें। तो अगर करंट का डायरेक्शन ये है, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ई नॉट आर कहां पे होगा, यही हमारा टोटल करंट है। आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस इज आवर टोटल करंट, यही हमारा वोल्टेज, यही हमारा रजिस्टर का करंट है और यही हमारा कैपेसिटर का करंट है बिकॉज ऑफ द सीरीज कनेक्शन। तो हमारा इंडक्टर सॉरी हमारा रजिस्टर का वोल्टेज कहां पे होने वाला है, तो रजिस्टर का वोल्टेज वही होगा जहां पे करंट होगा, ई नॉट आर। डन है। और ई नॉट सी कहां होगी, करंट से पाई बाय 2 एंगल पीछे। तो ये रहा करंट और इससे पाई बाय 2 एंगल पीछे आ जाइए, ई नॉट सी। जहां पे इंडक्टर में पाई बाय 2 आगे गए थे, यहां पे पाई बाय 2 पीछे। तब आपके पास कितनी वोल्टेज है, अब आपके पास 2 वोल्ट है, ई नॉट आर और ई नॉट सी। तो दोनों का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा लें। और दोनों का अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे सो अलोंग दी डायगोनल ही हमारा क्या मिलने वाला है, ई नॉट। भाई वैसा ही है, बस फर्क क्या है कि लास्ट टाइम वो आगे बन रहा था क्योंकि वहां पे इंडक्टर की वोल्टेज लीड कर रही थी, रजिस्टर की वोल्टेज तो वहीं पे है जहां पे पहले थी, बस यहां पे पीछे आ गया। एम आई क्लियर? ये आपका क्या है, व्हाट इज दिस, ई नॉट। ई नॉट इज द नेट और द टोटल ऑफ ई नॉट आर एंड ई नॉट सी, यानी ई नॉट आर और ई नॉट सी का टोटल ही ई नॉट है। और ये जो हमारा पीक वैल्यू है इसका फेज एंगल कितना है, ओमेगा टी। तो इसका मतलब ई नॉट का फेज एंगल रेफरेंस लाइन से ओमेगा टी। समझ में आया? नाउ ये हमारा नेट वोल्टेज, ये हमारा नेट करंट, यही करंट रजिस्टर का था, यही करंट कैपेसिटर का है। तो अगर ये हमारा नेट करंट है तो इस एंगल को क्या बुलाएंगे, फेज डिफरेंस। व्हाट इज द फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस ऑफ द एंगल बिटवीन द फेज ऑफ द नेट वोल्टेज और नेट करंट। तो नेट करंट नेट वोल्टेज के बीच का डिफरेंस ये। बट आप जैसे देख ही पा रहे हो इस बार इस डायग्राम में नेट करंट और नेट वोल्टेज के कंपैरिजन में कौन आगे चल रहा है, इस बार करंट आगे चल रहा है। फाई एंगल देखो ई नॉट से आगे है, तो इसलिए करंट का जो फेज एंगल होगा वो कितना होगा, ओमेगा टी प्लस फाई। तो इसलिए हमारा करंट का इक्वेशन क्या बनने वाला है, दिस टाइम द इक्वेशन ऑफ करंट वुड बी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। Am I clear or not? Am I clear with the phasor diagram everyone? समझ में आया? वैसे ही है जैसे इंडक्टर का था, बस आपको लीड और लैग के सिस्टम को ध्यान में रखना है और स्टेप बाय स्टेप कि पहले कौन सी लाइन ड्रॉ होगी, पहले आप इसे रट नहीं सकते आप। क्लियर है? ओके, नाउ वी विल गिव द सेम नेम O। इस पॉइंट को A नाम दिया था, E नॉट के पॉइंट को B नाम दिया था, तो वही सेम ट्रायंगल रखेंगे और अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। Okay, so let's start. So let us consider a resistor and not the inductor, this time a capacitor of capacitance. Capacitor of capacitance. How much? C across an AC source. तो स्टार्ट करें, इसमें भी वही काम करना है, नेट वोल्टेज निकालेंगे, नेट अपोजिशन निकालेंगे और फेज डिफरेंस। तो वही काम
इन ट्राइंगल OAB, स्टार्ट करें OAB, पाइथागोरस में जल्दी से हेल्प करेंगे पाइथागोरस, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, OB, O to B is represent E naught, the length पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, E naught स्क्वायर इज इक्वल टू OA, it will represent E naught R का स्क्वायर प्लस AB, AB एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना आपकी ये वाली लेंथ है, और ये वाली लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पीक वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर E naught C स्क्वायर, यानी कैपेसिटर की पीक वोल्टेज। तो आपके पास नेट वोल्टेज कितनी आ गई, रूट ओवर E naught R का स्क्वायर प्लस E naught C का स्क्वायर। Am I clear? फॉर्मूला देखो फिर से भैया, E naught R और E naught C दोनों में एंगल 90 डिग्री, आप वैसे भी समझ सकते हो, यानी सिंस वी ऑल अगेन नो दैट हमारा ब्रह्मास्त्र क्या है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू अपोजिशन होता है। तो चलिए हमारी E naught R क्या होगी, E naught R यानी रजिस्टर का वोल्टेज इज इक्वल टू करंट, रजिस्टर के पास करंट कितना है I naught इनटू इसकी अपोजिशन कितनी है R। सिमिलरली व्हाट वुड बी E naught C, कैपेसिटर की वोल्टेज क्या होगी इज इक्वल टू कैपेसिटर का करंट जो कि I naught ही है क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, बट कैपेसिटर की अपोजिशन XC, इसकी अपोजिशन XC थी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो प्लीज प्लेस द वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो बाय इक्वेशन 1 E naught is equal to root over I naught R square plus I naught XC का square, done, and when you solve this it would be I naught root over R square plus XC square, or I naught is equal to E naught divided by R square plus XC square. This is your total current। और अगर हम अपने ब्रह्मास्त्र से फिर कंपेयर करें, टोटल करंट जो कि है इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज, क्योंकि ये टोटल वोल्टेज है तो इसे क्या होना चाहिए, टोटल अपोजिशन, और इस अपोजिशन को भी इंपीडेंस ही बोलेंगे, ठीक है। तो जब भी अपोजिशन एक से ज्यादा डिवाइस का कलेक्ट होने लग जाए, यानी सर्किट में एक से ज्यादा डिवाइस हैं, तो आप नेट अपोजिशन को इंपीडेंस ही बुलाएंगे। बट लास्ट वाला इंपीडेंस का फॉर्मूला अलग था, और इसका इंपीडेंस का फॉर्मूला है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्ससी का स्क्वायर, जहां पे एक्ससी का फॉर्मूला आप सब जानते हो 1/ओमेगा-c होता है। अगर रिक्वायरमेंट हुई न्यूमेरिकल में, जो कि हम लोग आगे जाके करेंगे, तो हम लोग उस चीज को वहां पे डील कर सकते हैं। Am I clear to everyone? इंपीडेंस, लास्ट का इंपीडेंस क्या था, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, डन है। चलिए ऐसे ही फेज डिफरेंस बनाते हैं इसका। तो इन ट्राइंगल OAB फिर से क्या निकालो, tan phi ही निकालो। देखो तरीका वैसा ही करना है, बस पैरामीटर ये बदल जाएंगे, इंडक्टर की जगह कैपेसिटर, तो कहानी बदल गई। जहां पे पहले करंट लैग कर रहा था, लास्ट केस में RL में, RC में वो लीड कर रहा है phi एंगल से। अब कितना लीड कर रहा है वो पता लगाते हैं। तो tan phi इज इक्वल टू phi परपेंडिकुलर AB divided by OA, which is E naught C divided by E naught R। E naught C की वैल्यू आप जानते हो, I naught XC divided by I naught R, और यहां से phi यानी फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या मिला, tan इनवर्स XC divided by R। ओके, लेट मी क्लियर वन थिंग बेटा, हमें फेज डिफरेंस चाहिए। दिस इज व्हाट, फेज डिफरेंस, वी नीड फेज डिफरेंस। कई बार बच्चे tan phi में आंसर को छोड़ देते हैं। हमें फेज डिफरेंस, हमें phi एंगल पता लगाना कि एंगल कितना है, उस एंगल की tan वैल्यू कितनी है ये किसी को मैटर नहीं करता। तो इसलिए प्लीज phi के फॉर्मूले को यूज कीजिए, phi इज इक्वल टू tan इनवर्स XC बाय R, जहां पे XC का फॉर्मूला ओमेगा-c कैलकुलेट करेंगे, R टीचर आपको प्रोवाइड करवाएगा और आप लोग वहां से phi निकाल सकते हो। आप वहां से नेट इंपीडेंस, नेट अपोजिशन निकाल सकते हो, नेट वोल्टेज यहां से भी हो सकता है। फिर वो काम तो जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल करते जाएंगे, वी विल गेट टू नो। सो एम आई क्लियर विद द सेकंड टॉपिक, कॉम्बिनेशन, डन है। सो आज का हमारा 2 कॉम्बिनेशन का वर्क था, 2 कॉम्बिनेशन किए, यानी 2 एलिमेंट को RL और RC।
ओके, अभी भी किसी के दिमाग में आ रहा होगा, बिल्कुल जायज है कि सर LC नहीं किया हमने, L और C, तो बेटा वो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि उसका जो वेरिएशन है वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर की वोल्टेज लीड करेगी, कैपेसिटर की वोल्टेज लैग करेगी, जो एक दूसरे को अपोज करेगी। इसलिए जो LC सर्किट है वो आपके नॉर्मल AC में नॉर्मल की तरह यूज नहीं किया जाता, उसे LC ऑसिलेटर कहा जाता है, जिसके बारे में मैं एट दी एंड बात करूंगा क्योंकि वो सिलेबस में इतना ज्यादा कंटेंट नहीं रखता है, तो थोड़ा बहुत है उसको मैं एंड पर आपके साथ बात करूंगा, अभी नहीं। अभी फेजर डायग्राम में उसे इन्वॉल्व करते भी नहीं और वो है भी नहीं आपके फेजर डायग्राम के सिलेबस में, ठीक है। तो हमारे पास ओनली वाले हो गए भाई, ओनली R, ओनली L, ओनली C, और ये ओनली वाला गेम सबको मालूम होना चाहिए क्योंकि यही आपको कॉम्बिनेशन में हेल्प करता है। ओके, तो हमने इंडिविजुअल डील कर लिए और आज हम लोगों ने डबल कॉम्बिनेशन को डील कर लिया, डबल RL RC। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आप लोग पहले ही सोच सकते हो क्या होने वाला है, LCR। तीनों कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करेंगे अलग अलग तरीके से, वो हम लोग आगे देखेंगे इन सीरीज। डन? टिल नाउ प्लीज डू अंडरस्टैंड इस कॉन्सेप्ट को, समझिए, लॉजिक को समझिए, क्योंकि ये जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट है, फेजर डायग्राम या बाकी डिटेल, LCR कॉम्बिनेशन बेटा 80 to 90%, 90% ऐसे ही करने वाला है LCR, बस इसमें तीनों एक साथ आएंगे, तो इसलिए कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी बढ़ जाएंगी बट काम ऐसे ही होगा। सो फॉर दैट स्ट्रिक्टली 1 टाइम 2 टाइम, जितनी बार आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते इसको रिपीटेडली देखिए। डन? सो टिल देन कंप्लीट बोथ द कॉम्बिनेशन RL and RC and we will meet soon with the next combination of LCR. Thank you very much.